हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुक्स मेनिया पर। मैं हूं अनमोल ढुल और सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूं। थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको वर्ल्ड की माइंड ब्लोइंग बुक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस पर आने वाली सभी अमेजिंग बुक्स और वीडियोस के बारे में आपको नॉलेज होती रहे। फ्रेंड्स, आपने दरियागंज बुक मार्केट की वीडियो तो देख ही ली होगी, तो चलिए उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, ये बुक मार्केट न्यू दिल्ली के दरियागंज नाम की प्लेस पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन पर दिल्ली गेट नाम के मेट्रो स्टेशन पर उतरना होगा, जो कि जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल पहले आती है। फ्रेंड्स, इस मेट्रो स्टेशन पर आपको 4 एग्जिट पॉइंट्स मिलेंगे। आपको 3rd नंबर के एग्जिट पॉइंट से बाहर निकलना है। बाहर निकलते ही आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में एक रोड को क्रॉस करेंगे और सीधा आगे की तरफ 2 मिनट के लिए चलेंगे तो आप महिला घाट नाम की प्लेस पर पहुंच जाएंगे। वहां पर पहुंचते ही मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपने साथ एक एक्स्ट्रा बैग लेके जाएं, वरना उसके बाहर आपको अलग से बैग को परचेज करना पड़ेगा ताकि आप बुक्स को कैरी कर सके। और अपने साथ एक वाटर बोतल भी साथ में लेके जाएं। फ्रेंड्स, अगर आप इस मार्केट में सुबह के 9 या 10 बजे के करीब एंटर करेंगे तो आपको सारी बुक्स 100 रुपये के हिसाब से मिलेंगी। मैं अपनी कज़न के साथ मॉर्निंग के 11 बजे यहाँ पर गई थी तो मुझे सारी किताबें 100 रुपये के हिसाब से ही मिली, पर मैं बार्गेनिंग में ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो बस 50 रुपये का ही डिस्काउंट मुझे मिला और 1150 रुपये में मैं 12 किताबें खरीद पाई। मुझे वहाँ पर जे साई दीपक की बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन की इंडिया दैट इज़ भारत बुक भी मिली थी, वो भी 300 रुपये में, पर मैंने सोचा अगले महीने से ख़रीद लूँगी तब ये 150 रुपये की मुझे मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप और भी ज़्यादा सस्ते में इन बुक्स को ख़रीदना चाहते हैं तो मॉर्निंग के टाइम आपको बुक्स अच्छी कंडीशंस में नहीं मिलेंगी। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि शाम को 4 या 5 बजे ही आप इस मार्केट में जाएं, तब आपको ये किताबें 50 रुपये के हिसाब से मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको मोस्टली पोस्टर्स 20 या 30 रुपये के हिसाब से भी मिल जाएंगे और अगर आप एनिमे के शौकीन हैं तो उनसे रिलेटेड सारे स्टिकर्स और पोस्टर्स भी आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप स्टेशनरी का सामान यहाँ से ख़रीदेंगे तो वो आपको थोड़ा महंगा ही पड़ेगा, तो सही रहेगा सारा स्टेशनरी का सामान आप अपने लोकल मार्केट से ही लें। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर रजिस्टर्स वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी थोड़े आपको कॉस्टली रेट पर ही मिलेगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि रजिस्टर्स वगैरह को खरीदने के लिए आप दरियागंज की मेन मार्केट में जाइए। उसके लिए आप क्या कीजिए, आप जब मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो वो बिल्कुल राइट हैंड साइड के तरफ आपको अंदर एंटर करना पड़ेगा। आपको ढेर सारी पुरानी शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी जो किलो के हिसाब से आपको रजिस्टर्स प्रोवाइड करेंगे। आई होप फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए यूज़फुल साबित होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी आज की किताब के बारे में। फ्रेंड्स, आज की हमारी किताब बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि उसका टॉपिक ही ऐसा है और वो है मनी, जिसे हम सभी डेली बेसिस पर यूज़ तो करते हैं लेकिन उसकी एक प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज हम सभी को नहीं होती। फ्रेंड्स, आज की हमारी बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड और इसके ऑथर का नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। फ्रेंड्स, ये किताब पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है और इसका नाम आपने एक बार तो ज़रूर सुना ही होगा। फ्रेंड्स, फ्यूचर में हम मनी से रिलेटेड और भी अच्छी किताबें पढ़ेंगे जैसे थिंक एंड ग्रो रिच, द साइकोलॉजी ऑफ मनी और द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन और भी बहुत कुछ। फ्रेंड्स, ये किताब पूरी तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन पर बेस्ड है जो ना तो हमें स्कूल में मिलती है और ना ही घर पे। फ्रेंड्स, हमें बस बेसिक चीज़ों के बारे में ही पता होता है, जैसे मंथ में हमारी इनकम कितनी है, फिर हमारे खर्चे कितने हो गए, उन सभी को काट के हमारी सेविंग्स कितनी बन गई, जिससे हम क्या करते हैं, कुछ भी पसंद का सामान खरीद लेते हैं या कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ शेयर्स खरीद लेते हैं या रियल एस्टेट में लगा देते हैं। फ्रेंड्स, इस किताब को पढ़ने के बाद आपको उन सभी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कि एक्चुअल में चीज़ें किस तरह से होती हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आप एक फाइनेंशियली स्मार्ट इंसान बन जाएंगे। तो चलिए अब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो इस किताब में दी गई हैं। फ्रेंड्स, इस किताब की शुरुआत
प्रोटैगनिस्ट यानी कि ऑथर से ही होती है, जब वो सिर्फ 9 साल का होता है और उसकी लाइफ में 2 लोगों का खास इम्पैक्ट पड़ता है जो उसके सामने 2 अलग अलग रास्ते लेकर आते हैं, जिससे वो ये डिसाइड कर सके कि वो अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहता है। सबसे पहले होते हैं उसके खुद के फादर, जिन्हें वो पुअर डैड के नाम से बुलाता है, जो एक मामूली सी सरकारी नौकरी करते हैं, जो बहुत ही पढ़े लिखे लेकिन जीवन में कम रिस्क लेने वाले होते हैं। दूसरे होते हैं उसके मेंटोर, जिन्हें वो रिच डैड के नाम से बुलाता है, जो एक एंटरप्रेन्योर होते हैं और लाइफ में रिस्क टेकर होते हैं। किताब की शुरुआत में ही हमें ये बताया गया है कि लेखक को छोटी उम्र में ही ये पता चल जाता है कि हमारे विचारों का हमारी ज़िंदगी पर कितना बड़ा असर पड़ता है और उसके सामने 2 अलग रास्ते होते हैं, जिनमें से उन्हें एक को चुनना होता है कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहता है। या तो अपने पिता की तरह वो एक नॉर्मल जॉब करके एक मामूली सी ज़िंदगी जी सकता है, या दूसरा अपने मेंटोर की तरह जो अपनी लाइफ में रिस्क लेकर कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। दोनों की विचारधारा में दिन रात का फ़र्क होता है और बाद में प्रोटैगनिस्ट अपने रिच डैड के रास्ते पर चलने का डिसीजन ले लेता है। आगे जाकर उसको मनी से रिलेटेड 6 लेसन्स के बारे में पता चलता है, जो कि उसके रिच डैड ने बनाए हुए होते हैं उसे समझाने के लिए। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी 6 लेसन्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट लेसन में बताया गया है कि गरीब और मिडिल क्लास लोग ज़्यादातर सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, वो पैसे से और पैसा बनाते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोगों को लगता है कि जब उनके पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाएंगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उन्हें ये नहीं पता होता कि एक प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी ही उनके ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो ये सोचते रहते हैं कि जब उनके पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे तो वो सभी चीज़ें करेंगे जो वो हमेशा से करना चाहते हैं, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता। रिच डैड रॉबर्ट को ये समझाते हैं कि ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी सिर्फ 2 इमोशंस पर चलती है, पहला तो डर और दूसरा लालच। वो उसे इन दोनों इमोशंस के जाल से बचने की हिदायत देते हैं। वो उसे कहते हैं कि वो अपने इमोशंस का इस्तेमाल अपने दिमाग को चलाने के लिए करे, जिससे वो ज़्यादा पैसा कमा सके। वो उसे नई नई स्किल्स को सीखने और अलग अलग तरह की जॉब्स को करने की एडवाइस देते हैं। वो उसे कहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके अपने इमेजिनेशन को यूज़ करो, ताकि तुम पैसा कमाने की नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को जान सको। सेकेंड लेसन में बताया गया है कि एक फाइनेंशियल एजुकेशन की समझ होना हम सभी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग लॉटरी में ढेर सारा पैसा जीतने के बाद भी फिर से गरीब बन जाते हैं, वो भी फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी की वजह से। फ्रेंड्स, इसमें रिच डैड रॉबर्ट को एसेट और लायबिलिटी के डिफरेंस के बारे में बताते हैं और उसे हिदायत देते हैं कि अपने पास जितना ज़्यादा हो सके एसेट्स को इकट्ठा करो। एसेट से मतलब है उन चीज़ों के बारे में जो पैसा आपके पास लेकर आए, जैसे कि अगर आप किराए पर अपना मकान चढ़ा दें तो उससे आपको पैसा मिलेगा, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दें तो वहाँ से आपको पैसा मिलेगा, या रॉयल्टीज़ से या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके पैसा आपके पास आएगा। लायबिलिटी से मतलब है जिसमें पैसा आपकी जेब से निकले, आपको पैसा चुकाना पड़े, जैसे कि क्रेडिट कार्ड के बिल को चुकाने के लिए या फिर लोन के पैसे को चुकाने के लिए। इसमें बताया गया है कि अमीर लोग ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स को अपने पास इकट्ठा करते हैं और गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज़ को इकट्ठा करते हैं, ये सोच के कि पैसा उनके पास आएगा, जबकि असल में होता बिल्कुल इसके उल्टा है। पैसा उन्हें खुद से देना पड़ता है, और वो भी सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी की वजह से। फ्रेंड्स, सेकेंड लेसन में कुछ डायग्राम्स दिखाए गए हैं जो कि कैश फ्लो को दर्शाते हैं, जिन्हें समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैश फ्लो से मतलब है कि कोई भी इंसान अपने पैसे को किस तरह से हैंडल करता है। इसमें कुछ टर्म्स भी दी गई हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिन्हें आप गूगल से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि एसेट, लायबिलिटी, मॉर्टगेज, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। फ्रेंड्स, इस किताब में बताया गया है कि किस तरह से एक हाईली एजुकेटेड और प्रोफेशनली सक्सेसफुल इंसान भी
फाइनेंशियली अनपढ़ हो सकता है। इस किताब में फ्रेंड्स बहुत सारी अच्छी बातें दी गई हैं जो मैं आपको खुद से बता नहीं पाऊँगी, तो मैं आपको हिदायत दूँगी कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें और यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि ढेर सारे पैसे इकट्ठे करने के बाद एक बड़ा घर खुद के लिए खरीदना भी घाटे का सौदा ही होता है। और इसमें ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों अमीर आदमी और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और सारा बर्डन गरीब और मिडिल क्लास लोगों पर ही क्यों आ रहा है। थर्ड लेसन में बताया गया है कि आपको सिर्फ अपनी जॉब की मंथली इनकम या सैलरी पर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप क्या कीजिए, अपने पैसे से और नए एसेट्स को पैदा करने की कोशिश कीजिए जो आपके लिए और पैसा लाने का काम करेंगे। फोर्थ लेसन में टैक्स की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि टैक्स वगैरह को किस तरह से लागू किया गया था। इसमें ये बताया गया है कि टैक्स को शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों पर ही लगाया गया था, लेकिन बाद में इसमें गरीब और मिडिल क्लास लोगों को जोड़ लिया जाता है, उन्हें ये बोलकर कि टैक्स असल में अमीर लोगों को सज़ा देने के लिए बनाए गए हैं। जबकि असल में क्या होता है, अमीर लोगों के पास इतने एसेट्स होते हैं जिससे वो आसानी से अपने टैक्स को भर लेते हैं और सारा बर्डन गरीब और मिडिल क्लास लोगों पर आ जाता है। ये सब किस तरह से होता है उसे जानने के लिए आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। इसमें रिच डैड रॉबर्ट को ये समझाते हैं कि एक गरीब इंसान अमीर इंसान बन सकता है, लेकिन वो क्या करता है, अपने फाइनेंशियल आईक्यू को बनाने की बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता और सारा इल्ज़ाम अमीर लोगों पर डाल देता है। फ्रेंड्स, आगे इसमें कॉरपोरेशंस यानी कि कंपनीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। फिर उसमें 4 चीज़ों की बात की गई है जो आपकी मदद आपकी फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाने में करेंगी, जो कि इस तरह से है। नंबर 1 पर है अकाउंटिंग। आपको फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि नंबर्स की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जिससे आपको ये पता चलता रहे कि आपका इनकम स्टेटमेंट क्या है और आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या हैं। सेकंड है इन्वेस्टिंग। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग मार्केट। आपको मार्केट में चीज़ों की सप्लाई और डिमांड की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फोर्थ है द लॉ। इसका मतलब है आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड सभी कानून और रूल्स रेगुलेशंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और लूप होल्स की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, जिससे आगे चलकर कोई भी आप पर उंगली ना उठा सके और आप आसानी से उन सब से बच भी जाएं। फिफ्थ लेसन में बताया गया है कि एक अमीर इंसान बनने के लिए आपको करेजियस और बोल्ड इंसान बनना ही पड़ेगा। जितना ज़्यादा हो सके आपको अपने माइंड का इस्तेमाल करना है और आपको सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है और कहाँ से आपको प्रॉफिट मिल रहा है। उसके बाद ऑथर ने एक गेम का जिक्र किया है जिसका नाम कैश फ्लो है, जो पूरी तरह से आपकी मदद आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने में करता है। उसके बाद लेखक ने अपने खुद के कुछ एक्सपीरियंस दिए हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। सिक्स्थ लेसन में बताया गया है कि आप कोई भी काम करो तो उससे कुछ सीखने के लिए करो, ना कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए। सीखना कभी भी मत छोड़ो और ज़्यादा पैसे कमाने के नए नए तरीके पैदा करते रहो। इसमें ऑथर ने कुछ बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल्स दिए हैं जिन्हें आप रियल लाइफ में अप्लाई करके ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। और उसके बाद इसमें कैश फ्लो, सिस्टम्स और लोगों को मैनेज करने की कुछ स्किल्स अपने ही अंदर डेवलप करने को कहा गया है। अगले चैप्टर में ये बताया गया है कि किस तरह से एक अमीर आदमी अपने आप को अलग अलग तरह के डर से बचाता है, और ये सब पढ़ना बहुत ही इंस्पायरिंग है, वो भी कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ। उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से वो अपने आप को निराशा से, आलसपन से, बुरी आदतों से और घमंड से बचा लेता है। उसके बाद जो अगले 2 चैप्टर्स हैं वो खुद से समझने के हैं, और इन्हें पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि अगर अभी मैं उन सभी बातों के बारे में आपको बता देती हूँ तो आपको कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद आगे चलकर ऑथर हमें 3 तरह की इनकम के बारे में बताता है जिन्हें जानना हम सबके लिए थोड़ा ज़रूरी है। सबसे पहली है ऑर्डिनरी इनकम, जो कि नॉर्मल जॉब के दौरान हमें मिलती है, जो हमें मंथली सैलरी प्रोवाइड करती है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सिविल सर्वेंट या बाकी सब जॉब्स। और सेकंड होती है पैसिव इनकम, जो कि ज़्यादातर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बाद पैसा हमारे पास लेकर आती है।
थर्ड है पोर्टफोलियो इनकम। ये वो इनकम होती है जो पैसा पेपर एसेट से जनरेट करती है, जैसे कि बॉन्ड्स हो गए या स्टॉक्स वगैरह हो गए। फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो इनकम ने ही बिल गेट्स को दुनिया का सबसे रिचेस्ट इंसान बनने में मदद की थी, और ऑथर ने लास्ट की 2 इनकम पर ज़्यादा फोकस करने के लिए हमें कहा है। वो हो गई पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम। फ्रेंड्स, इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे कैसा लगा, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट स्टोरी बुक्स या दूसरी फिक्शनल नॉवेल्स को पढ़ने में है तो इस किताब को पढ़ने के लिए मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि इसे पढ़ने में आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट मनी के कंसेप्ट को समझने में है, या आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, या आप अपने मनी को एफिशिएंट वे में यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो मैं आपको इस किताब को पढ़ने के लिए हाईली रिकमेंड करूँगी। मैं तो इवन ये तक चाहती हूँ कि 9th स्टैंडर्ड के बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस किताब को ज़रूर पढ़ें, ताकि इसे पढ़ने के बाद वो एक फाइनेंशियली स्मार्ट इंसान बन जाएं। फ्रेंड्स, इसे पढ़ने के बाद आपको अपने आप अपने अंदर नई स्किल्स को डेवलप करने की क्यूरियोसिटी जाग जाएगी, आपको नई चीज़ें सीखने का इंटरेस्ट आ जाएगा, और इसे पढ़ने के बाद आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स और आइडियाज़ मिल जाएंगे जिसे रियल लाइफ में अप्लाई करने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, इस किताब से रिलेटेड मेरे व्यूज़ यही थे। आई होप आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आए, और इस किताब को पढ़ने के बाद आपके जो भी एक्सपीरियंस हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इस किताब को ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं, जिन पर क्लिक करके आप आसानी से इन बुक्स को ख़रीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं और अच्छी किताब के साथ फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।